बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। रजीम चेंज फेज 2 की खबर चेयरमैन इमरान खान ने दी। मंसूबे की तफसीलात हमारे पास आ गई। पाकिस्तान का अगला सेटअप कैसा होगा, ये तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान से ताल्लुक रखने वाली अहम तरीन शख्सियत ने इमरान खान को ताकतवर हलकों की तरफ से किस फार्मूले पर राजी करने की कोशिश की। शख्सियत अपनी थी मगर कप्तान ने इनकार क्यों किया। नए सेटअप को कबूल करने के इनकार पर इमरान खान को बराह रास्त धमकियां, कत्ल के डरावे, गिरफ्तारी, नाअहली और जबरदस्ती जलावतनी का पैगाम। ये खौफनाक हकायक क्या हैं, आज के इस प्रोग्राम में इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में ना कराने की इतलात पहुंचाई जा रही हैं। सूबों के गवर्नर्स को भी हुक्म आ गया और ये हुक्म कौन दे रहा है। निजी तंजीम के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने नए सेटअप का प्लान जारी करा दिया। ये प्लान क्या है। और मरीम नवाज पंजाब और केपीके में जलसे शुरू करेंगी, मगर इसके बाद एक अहम ऐलान हो जाएगा। वो अहम ऐलान क्या है, इससे भी आज के इस प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। अगर इंतखाबात वक्त पर हों तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी। सर्वे रिपोर्ट्स देखकर एस्टेब्लिशमेंट क्यों चकरा गई और प्लान बी पर तेजी से अमल का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। इस सर्वे की रिपोर्ट्स भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि लीडर बड़ा होना तो उसको गिराने के लिए प्लान भी बड़ा बनाना पड़ता है और आपको ज्यादा ताकत की और कुव्वत की जरूरत होती है। पाकिस्तान में तमाम कुव्वतें अब इकट्ठी होकर इमरान खान को गिराने की तैयारी कर रही हैं। खान साहब के पास अवाम की ताकत है, इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन व्यूअर्स प्लान क्या है, इसकी हकीकत आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूंगा और किरदारों से भी पर्दा उठाएंगे जो इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इस कहानी का आगाज कुछ रोज पहले हुआ जब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ज़मान पाक पहुंचते हैं। खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और जहां पर उन्होंने दीगर बातें भी उनसे कही और इश्यूज पर बात हुई, वहां पर उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का एक पैगाम भी पहुंचाया और प्लान भी बताया। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आप उनकी बात को मान लें और उनके प्लान पर बिल्कुल उसी तरह अमल करें जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। खान साहब ने ये पूछा कि सदर साहब वो प्लान पहले मुझे बताएंगे, वो प्लान असल में क्या है। आरिफ अलवी साहब बोले कि आपकी इन बातों से सब इत्तफाक करते हैं कि इस वक्त मुल्क सियासी बहरान के साथ सख्त तरीन मुआशी बहरान का शिकार है। सियासतदान मुत्तहिद नहीं है। आप मौजूदा हुकूमती ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। हुकूमत के पास मसाइल का हल नहीं है। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए किसी ने तो हल सोचना होगा, किसी ने तो आगे आना होगा। खान साहब बोले कि इसका हल क्या है आपके पास और इसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। ये सवाल था इमरान खान का। सदर आरिफ अलवी बोले कि वही सोच रहे हैं जिन्हें आप ताकतवर समझते हैं और जिनको आप हर वक्त मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं। खान साहब बोले वो क्या कहते हैं इस बारे में, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का क्या मौकिफ है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वो अब संजीदगी से सोच रहे हैं कि इंतखाबात से पहले कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों और टेक्नोक्रेट्स की नुमाइंदगी हो। वो हर शोबे में इस्लाहात करें, वो मईशत की मुरम्मत करेंगे और ताकतवर हलकों की उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। आईनी इस्लाहात, इलेक्शन इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात, कानूनी इस्लाहात, सब कुछ के बाद इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाएंगे। खान साहब बोले कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। आरिफ अलवी साहब का जवाब आया कि पार्टियों के सरबराह इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं होंगे। आईनी जो नून लीग का जो आइन है, कानून जो नाम लिखा गया वहां पर सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी या इस तरह की जितनी भी क़यादत है वो मौजूद नहीं होगी, बल्कि उनकी बी और सी जो नुमाइंदगी है यानी सेकंड टीयर और थर्ड टीयर नुमाइंदगी करेगा। खान साहब बोले कि जब ताकतवर हलकों को मालूम है कि सबसे ज्यादा मैंडेट रखने वाली जमात हैं हम और हमारे मैंडेट के बाद बुरहान पर काबू पाने की हमारे पास पूरी कैपेसिटी मौजूद है, तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं करवा देते। आरिफ अली साहब का जवाब यह था कि आपका यही भारी मैंडेट तो सब पर भारी पड़ रहा है और यही मसले की वजह बनी हुई है। आरिफ अली साहब ये भी बोले कि मेरी तजवीज़ है कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए, इससे ज्यादा बुहरान इंतशार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा।
اگر قومی حکومت نہ بنی تو پھر مکمل ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے گی. اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر یک طرفہ پی ڈی ایم کے ٹیکنوکریٹس کی نمائندگی زیادہ موجود ہوگی. جس طرح اس وقت دونوں حکومتوں میں آپ کو پی ڈی ایم کے ٹولے کے نمائندے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. خان صاحب نے جواب دیا کہ صدر صاحب آپ کا شکریہ، میں ابھی تو شکست تسلیم نہیں کروں گا، میں ڈٹا ہوا ہوں اور ڈٹا رہوں گا. کچھ ماہ بعد اس کا جائزہ لوں گا کہ کتنی اچھی نیت سے یہ قومی یا ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے جو ہے وہ جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق ویورز، ایوان صدر نے کپتان کا موقف فارمولا بنانے والوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ فارمولا کیا ہے اس کی تفصیل بھی کچھ دنوں تک جو ہے وہ باہر آ جائیں گی. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا تھا وہ خان صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا. خان صاحب کا جواب جو تھا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں عوام کی عدالت میں بھی نکلوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. کیونکہ ویورز آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ شاید اس خبر کے حوالے سے یہ ضرور سوچیں کہ یار اتنی اندر کی انفارمیشن کیسے باہر آ رہی ہے. ہمارے ایوان صدر میں بھی لوگوں سے بات ہوئی اور جو سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہاں سے بھی یہی وائبز آ رہی ہیں. اور شاید میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر بتایا تھا کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں اب آپ کو نام بھی دے دوں گا کہ کتنے لوگوں کے اگلے 24 گھنٹوں میں جو باقاعدہ تبادلے بھی ہونے جا رہے ہیں اور کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اب آ جاتے ہیں ہم جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اوپر. ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم حکومت کو کپتان کا جواب پہلے سے ہی معلوم تھا. انہیں تو معلوم تھا نا کہ خان صاحب کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے. اس لیے ان کے ساتھیوں کی گرفتاریوں اور کپتان کو گرفتار کرنے کی افواہ پھیلا کر انہیں خوفزدہ کرنا شروع کر دیا. ایک پینک کریٹ کیا گیا ہے. پھڑ لو کی آواز لگ رہی ہے. آپ نے کسی کو منشی کیا کہا وہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور پاکستان کے اندر یعنی سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے منشی کہنے کی اور تم مجھے صبح سے منشی کہی جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا سوری الیکشن کمیشن صاحب، اس قسم کے میمز کی بھرمار ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر. آپ ایسا ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ پورے پاکستان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ کر دیں اور ان سب کو کسی اڈالہ جیل میں بھیج دیں؟ تو یہ طریقہ ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا جو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سوال آئینی اٹھا ہے کہ جس مقدمے میں عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ دیا، جسمانی ریمانڈ دیا، بنتا ہی نہیں تھا بھائی. اور یہی نقصان ہے پاکستان کے قانون میں جو انسانوں کا ہوتا ہے، نظام کا ہوتا ہے، کہ پہلے پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے، پھر انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے کہ جناب اس سے ہم نے چیزیں جو ہے ریکور کرنی ہیں. اب کپتان کو جو تازہ ترین دھمکی موصول ہوئی ہے، جس کا پلان کپتان نے پلان سی کے نام سے بے نقاب بھی کر دیا، اس سے صورتحال جو ہے اس کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے. صدر زرداری کا نام کپتان نے ایسے نہیں لے لیا، کوئی اطلاع آپ کے پاس موجود ہوگی. کیٹیگوریکلی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری جان کو اس شخص سے خطرہ ہے اور یہ پلان بنا رہا ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھٹو خاندان میں اور بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے، جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تو سب نے اپنی انگلیاں جو تھی، ان کا جو رخ تھا وہ آصف علی زرداری کی طرف تھا، اور لوگوں نے کہا کہ بے نظیر کے قتل میں آصف علی زرداری کا باقاعدہ ہاتھ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ نہیں ہوا، آپ کے پاس حکومت آ گئی، بے نظیر کو شہید کروایا اور حکومت کے مزے کوئی اور لوٹ رہا تھا. حالات ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن آئی، یقیناً انہوں نے پہلے کہا کہ جنونی آئے گا، جنونی آیا، گولیاں چلی، عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی، عمران خان گرا ضرور لیکن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے مسلسل رابطے میں تھے، زرداری لندن پلان کی مشاورت میں شامل بھی تھے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ مسلسل تمام لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، جس کا خان صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قوم کے سامنے حقائق بھی رکھے. ویورز، اصل انفارمیشن جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ انتخابات نہ کرانے سے متعلق ہے. یہ ماحول بنا دیا، پینک کریٹ ہو گیا، خان صاحب کو پیغام بھیج دیا، قومی حکومت بنائیں گے، ٹیکنوکریٹ کیسے لانا ہے. اب دوسرے نقطے پر جو کام کیا جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن جو ہے آج میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، اس کے بعد میں نے یہ کلیکٹ کی، اسے اکٹھا کیا آپ تمام دوستوں کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم رہنما اور وفاقی حکومت کے وزراء بار بار یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ابھی بر وقت انتخابات کرانے کے حالات نہیں ہیں. آپ کے سامنے ملک محمد کا بیان موجود ہے، ملک احمد کا،
कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब गवर्नर केपीके ने भी इलेक्शन ताखीर से कराने के जो है वो इशारे दे दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। गवर्नर केपीके हाजी गुलाम अली को भी ये पैगाम दे दिया गया है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। उन्हें भी ये पैगाम पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के उस गठजोड़ ने पहुंचाया जो तवील निगरान हुकूमत या कौमी हुकूमत के मंसूबे बना रहा है। गवर्नर को उनके सूबे के बारे में इलेक्शन मौखर कराने के जो जवाब पैदा करने का कहा गया वो उसके मुताबिक बोलना शुरू हो गए। कहते हैं कि 400 कबायली अमायदीन ने भी ये कह दिया है कि इलेक्शन 3-4 माह बाद कराए जाएं, सिक्योरिटी के हालात साजगार नहीं है। गवर्नर कहते हैं कि अगर एक सूबा ये मुतालबा करे कि पहले मर्दमशुमारी कराओ तो फिर हम क्या करें। गवर्नर ने मजीद सच बोल दिया कि अगर इंटेलिजेंस इदारों ने मना किया तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। गवर्नर केपीके ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर उनका मंसूबा बता दिया कि केपीके में जितने भी कबायली इजला मौजूद हैं वहां से 400 अराकीन पर मुश्तमिल कबायली जरगे ने आम इंतखाबात कराने से पहले मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा किया है, जबकि एमक्यूएम भी कहती है कि मर्दमशुमारी गलत हुई है और इंतखाबात में हिस्सा हम नहीं लेंगे। जिसमें हम नहीं होंगे उन इंतखाबात के नताइज को भी हम तस्लीम नहीं करेंगे। यानी एक हवा बनाई जा रही है। आपको ऑब्जर्व करना है पाकिस्तान के ताकतवर हल्के शुमाल जहां पर ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद कबायली इलाके जहां पे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका असर रसूख है और वो मुसलसल राब्ते में आ गए। फिर इलेक्शन कमीशन, मर्दमशुमारी, ये तमाम कड़ियाँ किस तरफ जा रही हैं। जो बयानात दिलवाए जा रहे हैं इस तरफ जा रही हैं कि भाई हमने इंतखाबात नहीं करवाने, क्योंकि अगर इमरान खान आ गया इंतखाबात जीत कर, जो जीत जाएगा तो फिर हम सब का क्या होगा। तो इसलिए ये प्लान जो है बनाया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि क्या मौजूदा हालात में साबिक वज़ीर आला महमूद खान अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं वज़ीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवत में, क्या इलेक्शन मुहिम हो सकेगी। और बात यहां पर खत्म नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए हर तरफ से प्लान जो है ना वो एक एक करके रिवील हो रहे हैं। अब मैं तीसरा हिस्सा जो इस वीडियो का है उसकी तरफ बढ़ूंगा। सदर मुमलिकत ने इमरान खान को जिस प्लान को कबूल करने का पैगाम दिया था उसकी खबरें हर तरफ से आ रही हैं। मैंने इलेक्शन मौखर कराने के हवाले से जो इतलात आपके सामने रखी और इसके लिए पैदा किए जाने वाले जो जवाब मुख्तलिफ हिस्सों में बयान किए, आज एक तंजीम है जी फाफिन, उसकी तरफ से भी यही इशारे हमें मिल रहे हैं। फाफिन के जरिए वो तमाम तफसीलात जारी करा दी गई और वाजे हो गया है कि अब कुछ ताकतें पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं चाहती और वाजे कर दिया गया इंतखाबात नहीं, मुज़ाकरात करो, कौमी हुकूमत और इस्लाहात की बात करो। इस्टेब्लिशमेंट इस तक क्या चाहती है। फाफिन की रिपोर्ट के अगर आप मदरजात पढ़ लेना तो आपको मालूम हो जाएगा कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ये तजावीज़ 9 माह पहले नहीं बल्कि उस वक्त आई जब पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन इलेक्शन से भाग रहे हैं। हर तरफ से आवाज़ आ रही है ना कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, रियासत के लिए हमने सियासत को कुर्बान किया। और अब तो जो डार साहब की परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक सिफारिशात जारी की और उनके नकात क्या है मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। आईनी तौर पर आम इंतखाबात रवां साल 11 अक्टूबर को होने हैं। इन 7 माह में सियासी जमातें अहम इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय के लिए फौरी मुज़ाकरात का आगाज करें। इंतखाबात से कबल सियासत में पैसे का इस्तेमाल, इंतखाबी नताइज के इंतज़ाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के तरीक़ाकार और नुमाइंदगी पर इत्तफाक राय दरकार है। यानी ताख़ीरी हरबे, यानी वक्त मुल्क आपका डूब रहा है, कश्ती डूबने वाली है और कहा जा रहा है कि जनाब एक बेहतर कश्ती बनाने के लिए किसी इंजीनियर को हायर किया जाए। और अगर ये कश्ती डूब गई, मईशत की कश्ती जो है वो डूबने वाली है और अगर इसे जो इसमें सुराख हो गया, इसे पुर ना किया गया तो सारे जो हैं डूब जाएंगे। और हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप जाकर बैठें, बातचीत करें और आगे बढ़ें। जब आइन में लिखा है कि जब 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो भाई फिर आम इंतखाबात की तरफ जाना है। और अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सियासी जमातें मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की कमजोरियों को दूर करने के लिए फौरी मुज़ाकरात करें। सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद ना हुई तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की जद में रहेगा। असल मंसूबे का इशारा उन्होंने दे दिया कि जनाब एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है
اور قومی حکومت کی بات کریں، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے قومی حکومت کی بات شہباز شریف نے کی تھی. ان کے کیسز ختم ہو گئے، ان کو اب کس بات کی پرابلم ہے؟ یہ خود سنبھل گئے، ملک سنبھلے نہ سنبھلے، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسی لیے یہ اشارے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. سیاستدان اکٹھے نہ ہوئے تو پہلے سے کمزور معیشت پر مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے. اصل منصوبے کی طرف دوبارہ اشارہ دے دیا گیا. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ انتخابات کے وقت میں باقی 7 ماہ میں شفاف انتخابات کے لیے انتخابی فریم ورک میں تبدیلیاں لائی جائیں، یعنی اصلاحات کا طویل پلان ہے. اصلاحات کریں گے، ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ اپنائی جائیں گی، الیکشن نہیں کروائیں گے. یہی پیغام عارف علوی صاحب جو ہیں وہ لے کر زمان پاک گئے. پھر انتخابات سے سیاسی استحکام کے لیے 2014 کی طرز پر سینٹ اور قومی اسمبلی کے نمائندوں پر مشتمل کثیر جماعتی کمیٹی تشکیل دی جائے. قومی حکومت کی طرف پہلا قدم یہ ہوگا. اور پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ 2014 میں کثیر جماعتی کمیٹی نے سیاسی تقسیم کے باوجود ایک متفقہ انتخابی قانون منظور کیا تھا. پلان کا ایک جواز ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. فافن یہ بھی کہتا ہے کہ انتخابی نظام کو انتخابات میں سوشل میڈیا کے بڑھتے اثرات جیسے نئے مسائل کا سامنا ہوگا. اور یہ بھی اہم نقطہ ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں آتا. آپ نے بغاوت کا مقدمہ فواد چودھری پر کیا، منشی کے نعرے پورے پاکستان میں لگ گئے، باہر سے بھی آواز آ رہی ہے. اور جب منشی کی آواز لگائی جائے گی تو پھر اس آواز کو نہ صرف دبایا جائے گا، پکڑا جائے گا، بلکہ بند بھی کر دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس جو ہے نا باقی جماعتوں سے زیادہ ہے، اور یہی دکھ ہے کچھ لوگوں کو کہ اس آواز کو کس طرح بند کیا جا سکے. لوگ اپنی سپیس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آن لائن ایک میلہ لگایا ہوا ہے کہ انقلاب جو ہے وہ آپ کو آن لائن نظر آ رہا ہوگا. تو باقی جماعتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رکھا پیپسی والے کو بلا کر لاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں. یہاں پر تو لوگ جنون کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جائیں زمان پاک میں، ویژولز سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اگر آپ لاہور میں ہیں تو جا کر دیکھیں کہ ایک شہر آباد ہو گیا زمان پاک کے ارد گرد، اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی یہ وہ طاقت ہے جس سے کچھ طاقتیں سہم کر ڈر کر یہ سب پلان جو ہے وہ بناتی ہوئی پھر رہی ہیں. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے سیاسی جماعتوں کے علاوہ ممنوع ذرائع کی مہمات کی مالی سرپرستی شروع کی ہے. یعنی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی کارکردگی سے خوفزدہ اور پابندیوں کا پلان. سوشل میڈیا پر انتخابی مہم، قواعد و ضوابط کی پابندی اور اخراجات کا استعمال ریگولیٹ کیا جائے گا. کہ سوشل میڈیا بھی اگر انوالو ہو رہا ہے نا، جس طرح پورے ملک کے اندر انتخابی مہم جب چلتی ہے اس سے پہلے کمپین اور جو الیکشن کمیشن کے باقاعدہ اس کے اوپر رولز لاگو ہوتے ہیں، وہی قوانین جو ہیں سوشل میڈیا پر بھی لے کر آئیں گے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کس طرح تفریق کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے؟ اور پھر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے آپریٹ بھی کریں گے. الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال میں خود مختار بنایا جائے. اس سے متعلق فافن جلد طریقہ کار جو ہے وہ جاری کرے گا. یعنی تاخیری حربے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر خواتین صرف 27% اضلاع کی نمائندگی کرتی ہیں. خواتین کے لیے مختص نشستوں کے صوبائی کوٹے کی انتظامی ڈویژنوں کے درمیان تقسیم سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. طویل اصلاحات اور ترامیم کا منصوبہ، یہ ایک تاثر ملتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد. ویورز، یہ وہ تمام آئیڈیل باتیں ہیں جن پر عمران خان اقتدار میں رہ کر اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دیتے رہے کہ آئینی انتخابات اصلاحات بہت ہی ضروری ہیں، اور آئینی انتخابی اصلاحات اگر آپ نے نہیں کی تو اس کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ یار یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، دھاندلی کا مسئلہ ہی میں نے حل کر دیا، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ووٹ کا حق دینے جا رہے ہیں. وہ پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، بند ہو گئی نا. کیا ہوا؟ یہ اصلاحات تو خان صاحب بہت دیر سے کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ آؤ بیٹھ کر بات کریں، لیکن ان کو یہ تھا کہ عمران خان خود الیکشن کو ریگ کرنا چاہتا ہے. آج گھما پھرا کر کچھ طاقتیں پھر وہی بات کر رہی ہیں کہ جناب بیٹھ جائیں، ہونا وانا کچھ نہیں ہے، صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور عمران خان کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ جو اصلاحاتی مراحل ہیں یہ ایک پلان کا حصہ ہیں. 2-3 سال کے لیے قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی جائے جو تمام معاملات درست کرے گی، اور اس کے بعد انتخابات کا سوچا جائے گا. انتہائی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ذرائع اس بات کی مکمل
तस्दीक कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को गुज़श्ता 9 माह में बेशतर सर्वे से ये रिपोर्ट मिली है कि बरवक्त या कबल अज़ वक्त इंतखाबात के नतीजे में 50 से 60% वोटर्स ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में राय दी है, यानी जो राय थी वो इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि बाकी 40 से 45% वोटर्स ने नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जो सूबाई लेवल की जमातें हैं उनके हक में एक मुतफरिक राय आपको वहाँ पर मिलेगी। लेकिन तमाम सर्वेज इमरान खान के बारे में अपना जो है वो फैसला सुना चुके हैं। इस सर्वे के नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक, पंजाब और KPK में सूबे में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है। सिंध में सादा अक्सरियत और बलूचिस्तान में इसका वोट बैंक तीसरे नंबर पर आता है। ऐसी सूरत हाल में PDM और दीगर इलाकाई जमातों को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कमज़ोर जमातों को साथ लेकर चलना है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी इक़्तिदार से दूर रखने के लिए प्लान B पर हर सूरत अमल किया जाए। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत का मशवरा दिया था ना, अगर आपको याद हो, यह भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखो, बाकी सब मिलकर हुकूमत बना लेंगे, यानी ये प्लान था। और ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है ना, यह भी उसी प्लान की एक कड़ी है। और तमाम टोले का यह ख्याल है कि पूरी जिम्मेदारी इमरान खान पर डालो कि मईशत इसने ख़राब की थी, अब हम मिलकर जो है मईशत को ठीक कर रहे हैं, और ये है हमारी कौमी हुकूमत, ये है हमारी टेक्नोक्रेट सेटअप, और हमारे पीछे पाकिस्तान की ताकतें खड़ी हैं, लिहाजा हम मुल्क को जो है आगे बढ़ाएंगे। फिर आपको यह भी याद रखना है, ये बहुत ही अहम चीज़ है, 33 नशिस्तों के ऊपर आप इंतखाबात कराने जा रहे हैं, तो भाई पैसा कहां से आ रहा है? अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो फिर 33 में क्यों इंतखाबात करवा रहे हो? कह दो कि जनाब 80 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात इकट्ठे करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं, मैं आपको वजह बताता हूं। इसलिए करवा रहे हैं कि इन्हें यह मालूम है कि इन 33 के ऊपर इमरान खान ने मुकाबला करना है, और कुछ सीटें अगर हमने लेने में कामयाब हो गए वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, और हम उन्हें हुकूमत में शामिल कर लेंगे और अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत कर लेंगे। और जो हमने फैसले करवाने हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, जो बड़ी अक्सरियत अगर हमारे पास आ गई तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है PDM के टोले की तरफ से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस पर जो है ये तमाम अहदाफ जो है वो हासिल किए जा सकें। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि एक बड़ा सेटअप, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल होने जा रहा है। और पंजाब और KP के अंदर दर्जनों अहम पोस्टों पर मनपसंद अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। सैकड़ों अफसरान आइंदा 27 घंटे में तैनात कर दिए जाएंगे। उनके नाम तक जारी कर दिए, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, इंशाल्लाह कल मैं ये तमाम नाम जो है आपके सामने रखूंगा। ज़िले की सतह पर कौन कौन से नाम जो है उन्हें एंगेज किया गया है। मरीम नवाज अब क्या करेंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मरीम नवाज पाकिस्तान में आ रही हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनाब हम तो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये हो क्या रहा है? अगर ये सेटअप आ रहा है तो मरीम क्या करने आ रही है? मैं आपके सामने कुछ और भी हकायक रख देता हूं। लीगी ज़राई बताते हैं कि उनकी जमात को भी इस प्लान का इल्म है। मरीम नवाज वतन वापसी पर पंजाब और KP में सूबाई इंतखाबात की मुहिम शुरू कर देंगी, यानी ड्रामे करेंगी, कुछ जलसे करेंगी। मगर जब कौमी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे और इंतखाबात मौखर करने का फैसला होगा, तो वो भी वसी तर कौमी मफाद में इंतखाबी मुहिम को कुर्बान कर देंगी, और फिर गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगी, उसका हिस्सा बन जाएंगी। और आखिरी अहम वजह, आलमी इदारे इस तवील मुद्दत के जो मंसूबे की दूसरी बड़ी वजह जो है ना, आलमी ताकतों और आलमी मालियाती इदारों की सख्त तरीन डिक्टेशन है। ये भी आप याद रखें। ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो कहते हैं कि हालात अपने ठीक करो, और फिर IMF से कैसे निपटना है, ये भी एक बड़ा मसला है। खान साहब तो कह रहे थे ना कि हमारे पास तो मैंडेट मौजूद है, आप हमें इलेक्शन में जाने दें, हम जीत कर हुकूमत बनाएंगे, IMF से भी बात हो जाएगी, सबसे बात हो जाएगी। लेकिन खतरा उन्हें कोई और लगा हुआ है, जिसके तहत मौजूदा हुकूमत और फिर कौमी हुकूमत ना पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें गैर मामूली बढ़ाकर आलमी इदारों को पैसा वापस करेंगी, और ये हुकूमत आलमी इदारों की रिकवरी ऑफिसर्स का काम करेंगी। ये कीमतें फौरी तौर पर बढ़ने वाली हैं। ये मैं आपको बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर कोई मैंडेट वाली हुकूमत होती ना, इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसने IMF को ना बांध के रखा था, ये डार वाला बांध के नहीं रखा था। आपने सुना कि नून लीग के लोगों ने क्या कहा कि जनाब देखें IMF से मुआहदा करके मुकर गया। अरे भाई, वो पाकिस्तान के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया।
जब अवामी मैंडेट होता है ना और आपकी तमाम फैसले जो होते हैं, तमाम कुव्वतें पाकिस्तान की आवाम के लिए होती है, फिर आप फैसले भी वैसे करते हैं। तो इसलिए खान साहब ने ये किया, IMF को चक्कर दे दिया, ठीक है, बिल्कुल सही किया। लेकिन जब आपका अपने लोग मौजूद होंगे, सेटअप लगा होगा, प्राइवेटाइजेशन, टेक्नोक्रेट, तो फिर वो कहेंगे कि भाई IMF के अहदाफ पूरे करो, लोगों का खून चूसो और उनको पूरा करना है, यानी अपने घर को खाली करके किसी और का घर जो है वो पूरा किया जाएगा। व्यूअर्स, ये वो बात है जो खान साहब करते थे और हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया कि अवामी लीडर को अवाम उसका एहतसाब करती है, नुमाइंदों का एहतसाब अवाम ने वोट के जरिए करना होता है। इनका कौन करेगा? टेक्नोक्रेट सेटअप ले आओ, कौन पूछेगा कि भाई आपने क्या किया? ये ब्रीफ केस वाले आएंगे, बैठेंगे, हुकूमतें चलाएंगे, टारगेट पूरे करेंगे और फिर जहाज में बैठकर इस मुल्क से चले जाएंगे। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बताऊं कि अब इलेक्शन कमीशन की भी ना ड्रामेबाजियां जो हैं वो जारी हैं। नए मंसूबे के हर हरबे के लिए मुख्तलिफ महाजों पर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जो इलेक्शन कमीशन 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से फरार के रास्ते तलाश कर रहा है, इसने तहरीके इंसाफ की खाली 33 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है ताकि तहरीके इंसाफ को इस तरफ मसरूफ रखा जाए। अगर इन 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाबात हो सकता है तो फिर 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए हालात साजगार क्यों नहीं है? फिर इसका हल क्या है? इस जंग का व्यूअर्स नतीजा क्या होगा? जब यह वाज़ेह हो गया है कि सब कुछ इस जमात को दीवार से लगाने के लिए किया जा रहा है जो तारीख में सबसे मकबूल जमात बनकर सामने आई, तो यकीनन ये जंग पूरी कौम के साथ मिलकर इसी जमात और इसके कप्तान ने लड़ी है। व्यूअर्स, ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की जंग बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान खुद करे, पाकिस्तान की आवाम खुद करे, आप खुद करें, तो आपको उस जमात के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो पाकिस्तान के लिए खड़ी है। इक़्तिदार अजीज होता तो वो 2 सूबों को क्यों कुर्बान करता? अगर इक़्तिदार अजीज होता तो अपनी हुकूमत को क्यों कुर्बान करता? उसने सिर्फ एक मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाओ, नहीं तो फिर हमें इस जमहूरियत के ड्रामे को जो एक कई सीज़न से जारी है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसको फिर बंद करके हुकूमत किसी और के हवाले कर देनी चाहिए। तो ये है वो हकीकी आज़ादी जिसके लिए इमरान खान इस वक्त सड़क पर मौजूद है और आपको आवाज़ दे रहा है। वीडियो आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और अगर आपने बारिश का पहला कतरा बनना है तो इसका फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।